नमस्कार, लक्ष्मणराव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। हम पढ़ रहे थे अपठित गद्यांश जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए, मतलब बिंदुओं पर की परीक्षाओं में हिंदी विषय पर अपठित गद्यांश जो पूछे जाते हैं, उन अपठित गद्यांशों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से हम उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट आया था, उस पार्ट को से जिसे आपने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसका जो रिस्पांस हमें मिला है, जो उसका रिस्पांस आया है, इसे लगा है कि हमने जो प्रयास किया वो प्रयास कहीं ना कहीं बहुत ही सफलता को प्राप्त करने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अगला पार्ट लेके आते हैं और अगले पार्ट में आपको और भी अच्छे तरीके से इसको आप समझ सके, बारीकियों को इसका अध्ययन करें, इसकी सूक्ष्मता का आपको ज्ञान हो जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए अगला पार्ट लाए हैं और उम्मीद है अगर आपका कमेंट आता रहा, आपके मतलब रोज अपठित गद्यांशों के प्रति बढ़ती रही, तो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पद्यांश के भाग को भी हम लेकर आपके सामने आएंगे और एक एक दो दो प्रैक्टिस सेट आपसे कराते रहेंगे, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में बैठने पर जो अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं उसमें आपका नुकसान ना हो। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। आपको हमने पार्ट नंबर 1 में बहुत विस्तृत चीज़ों को व्यक्त करके बताया था कि आप किसी भी गद्यांश को जब सॉल्व करेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किन किन बातों पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो किस सूक्ष्मता के साथ पढ़ेंगे और पढ़कर उसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि ये जो अपठित गद्यांश होते हैं, ये अपठित गद्यांश होते तो 5-6 क्वेश्चन हैं और 4-5 अंक हमको मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समय हमारा इसी में जाता है। तो इस समय को ध्यान में रखते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे। अब चूंकि मुझे पढ़ाना है तो इस बात का ध्यान तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो वहां आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगले अपठित गद्यांश को लाते हैं। आज हमारे पास क्या है देखिएगा, दिया है गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का संबंध मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक नीतिक क्षेत्रों में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अब सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। एक बार हमने इसको पढ़ लिया। अब हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पहले हम उस पैराग्राफ में बिंदु को देखेंगे। हालांकि स्क्रीन पे बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं आ सकते, तो इतने पैराग्राफ को रखे गए हैं कि जिससे आप उन चीजों को समझ सकें। हालांकि पैराग्राफ तो बहुत बड़े बड़े गद्यांश दिए जाते हैं, तो पढ़ना नियम यही है, पहले हम देखेंगे कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्मता से उसमें कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई है, किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको घेर के रखा गया है। तो पहले देखते हैं गांधीवाद में राजनीति। अब पहले क्या आ गया, गांधीवाद आ गया। पहला क्या आया, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय है। यानी गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्व दोनों आ गए, यही इस वाद की विशेषता है। आज यहां तक तो गांधीवाद आ गए। आज संसार में जितने वाद मिलते हैं, यानी राजनीतिवाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, परंपरावाद हो गया, रूढ़िवाद हो गया, कोई भी वाद, वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्रों में सीमित हो गए। देखिए जितने भी वाद आते हैं वो कहाँ आ गए, राजनीतिक क्षेत्रों में आ गए। यानी गांधीवाद और राजनीति दो इसमें मुख्य बिंदु ले लिए गए। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर
केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। अब जरा यहां तक देखिएगा, ये कौन है? वाद। ये जो राजनीतिक क्षेत्र में फंसे हुए जो अन्यवाद हैं, यानी गांधीवाद के बाद अन्यवाद जो हैं, उनकी आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक ही उनका प्रसार रह गया। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। यानी अगर यहां से लेके यहां तक हम बात करें तो ये किसकी बात हो गई? गांधीवाद की बात हो गई। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में सेवा में तत्पर हो जाता है। ये भी बात गांधीवाद की हो गई। गांधीवाद में सांप्रदायिकता का के लिए कोई स्थान नहीं था। ये मेन बिंदु है, पॉइंट है ये। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। किसने? किस समस्या को? इस समस्या को हल करने के लिए। तो बिंदु हमको क्या मिला? गांधीवाद, राजनीतिवाद, दूसरा वाद मन की निर्मलता से लेकर के यहां तक। यानी अगर देखा जाए तो गांधीवाद और अन्य जो वाद हैं उनके बीच जो राजनीतिक संबंध है, उन संबंधों में बहुत ही मात्रा में भेद पाए जाते हैं। तो इसी को केंद्रित मानकर ये गद्यांश बना है। तो आगे निसंदेह इससे उठने वाले प्रश्न हमको मिलने वाले हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्या बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा। गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। बताया था मैंने आपको कि सबसे कठिन अगर किसी गद्यांश में होता है तो शीर्षक ढूंढना। कोई भी चीज कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ये हमको पता नहीं चल पाता किसको में मुख्य बिंदु बनाया गया है। देखिए सारी चीजें गांधीवाद के अंतर्गत आई हैं, ये निसंदेह है। लेकिन एक बात यहाँ राजनीतिक क्षेत्र की भी की गई है। अगर अन्यवाद की हम बात करें, गांधीवाद को छोड़ करके अन्यवाद की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो राजनीतिक क्षेत्र है वो गांधीवाद से बहुत भिन्न है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक तत्व नहीं पाए जाते। तो अगर हम बात करते हैं ईश्वर निष्ठा, ये गांधीवाद की विशेषता है, तो निसंदेह इसको हम शीर्षक नहीं दे सकते हैं। राजनीति गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक है, तो खाली गांधीवाद को छोड़कर हम राजनीति नहीं दे सकते, तो ये भी नहीं हो जाएगा। गांधीवाद ये उपयुक्त है, बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन गांधीवाद और राजनीति दो क्षेत्र इसमें थे। तो अगर हम देखेंगे, जैसे आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बहुत करीबी कौन उत्तर आप मानते हैं? आयोग इस तरह के प्रश्न दे करके और विद्यार्थियों को हमेशा दुविधा में डाल देता है कि आखिर उपयुक्त कौन होगा। तो अगर माने तो गांधीवाद पे तो सारा पैराग्राफ चला है, सभी चला है, लेकिन गांधीवाद की तुलना किससे की गई है? अन्यवाद से। तो गांधीवाद और राजनीति, यानी राजनीति अगर अन्यवाद की हम बात करें तो राजनीति गांधी जी की राजनीति, गांधीवाद की राजनीति और अन्यवाद की राजनीति में भेद पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं गांधीवाद से उपयुक्त उत्तर गांधीवाद और राजनीति है। गांधीवाद और राजनीति है। देखो प्रिय विद्यार्थी, इन चीजों को समझने के लिए बहुत बारीकियां और सूक्ष्म चिंतन चाहिए। अगर आप ये जानते हैं कि गांधीवाद पहले दिया गया है तो गांधीवाद ही हम लगाएंगे, आपका मानना सही है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जो भाव, जो आशय निकलेगा वो अन्य जो एक वाद की बात की गई है, शब्द छोटा सा है वाद, लेकिन समाज में गांधीवाद के अलावा भी बहुत सारे वाद चले। मार्क्सवाद हो गया की बात की जाए, और ये जो आप पढ़ते हैं कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साहित्य में भी तमाम प्रकार के वाद चले। तो वाद जो होती थी उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो गांधीवाद और अन्यवाद के बीच राजनीतिक भेद पाए जाते थे। तो गांधीवाद उपयुक्त है, लेकिन सर्वमान्य उपयुक्त नहीं है। किससे? गांधीवाद और राजनीति से। क्योंकि गांधीवाद और राजनीति शीर्षक दिया जा चुका है, तो हम गांधीवाद को छोड़ करके गांधीवाद और राजनीतिवाद को ही
प्रमुख मानेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप संकोच मत कीजिएगा आपने प्रश्न 6 क्यों डाला है, क्योंकि पार्ट 1 में हम 5 क्वेश्चन तक पढ़ा चुके थे एक पैराग्राफ में। अगला हमारा पैराग्राफ जो है वो 6 से 10 तक चलेगा। अगला पैराग्राफ जो हम लेंगे 11 से 15, फिर 16 से 20, ऐसे लगभग 5, 7 या 10 सेट हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम कम से कम आपका 10 सेट के आसपास करा ले जाए तो अच्छा होगा। अगर समय और परिस्थितियों ने साथ दिया तो ऐसा करने का हम जरूर प्रयास करेंगे और आपका उपयुक्त मतलब आपका आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही उत्तम तरीके से और व्यवस्थित ढंग से आप पठित हो जाए। तो चलते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला तो दूसरा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुनिएगा और पढ़िएगा और उत्तर दीजिए। गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता क्या थी? आपको प्रथम आवश्यकता बतानी है कि गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता क्या थी। अब यहां से मत शुरू कीजिएगा। गांधीवाद राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, ये समन्वय है। आपसे समन्वय नहीं पूछा है और आपको समन्वय नहीं बताना है। ठीक है मेरे लाल, समन्वय नहीं बताना है। यह इस वाद की विशेषता, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित रह गए हैं। तो यहाँ तो अन्यवाद आ गया, आत्मा से उसका संबंध विच्छेद हो गया है, ये अन्यवाद की बात हो गई। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ये देखो मिल गया। अब हम प्रथम आवश्यकता क्या है? 2 चीजें, मन की निर्मलता और है ईश्वर से निष्ठा। बात करते हैं कि गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता मन की निर्मलता, चलो यहां मिल गया। दूसरे को देखते हैं, उपयुक्त आंसर हमको मिल चुका है। आत्मा का संबंध विच्छेद, ये तो भाई अन्यवाद की विशेषता थी, ये गलत हो जाए। आत्मा को अशुद्ध करना, ये भी गलत है। निस्वार्थ बुद्धि, निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है कब? जब ये प्रथम आवश्यकताएं आ जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा, आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा को शुद्ध करना। तो 2 चीजें हैं, मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा, लेकिन दोनों ने में से एक आंसर इसमें दिया है मन की निर्मलता। तो उपयुक्त आंसर जो होगा वो मन की निर्मलता यहां हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका उत्तर यही निहित था। अगला प्रश्न आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब मेरे भाई, पैराग्राफ में पिछले जो हमने गद्यांश अपठित आपको दिया था उसमें हमने व्याकरण के क्वेश्चन नहीं रखे थे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 क्वेश्चन आपसे वो व्याकरण के जरूर उसमें पूछेगा। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पैराग्राफ पर निहित होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपसे निसंदेह वो व्याकरण के पूछेगा। उसमें प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम या विशेषण, संज्ञाएं, कोई भी चीज हो सकती है जो एक बेसिक नॉलेज होता है। तो अगर आपका व्याकरण बहुत सही है तो आपको पैराग्राफ तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ही नहीं, और पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप उसका उत्तर लगाकर चले जाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा, आपका समय बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन में आपके समय बच सकते हैं। जरा देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आसान नहीं है, नहीं तो इसमें ढूंढना शुरू कर दो। वर्तनी पूछा है, जरा देखना, निस्वार्थ। अब क्या करेंगे बाबू, हमार ये पा जाएंगे, कहेंगे ये तो लिखा है और ऑप्शन नंबर 1 को मार कर निपट लेंगे। ऐसा कतई ना करना मेरे लाल, ऐसा कतई ना करना। ये वर्तनी पूछा है, ये पैराग्राफ है। लेखन की विधि अलग होती है, वर्तनी की विधि अलग होती है। जब वर्तनी पूछे तो इसका मतलब वो शुद्ध शब्द पूछ रहा है, उसका प्रयोग क्या करोगे मेरे लाल, कभी गलत मत करना। वर्तनी निस्वार्थ, अगर मैं नि और स्वार्थ को मिलाता हूं, नि और स्वार्थ को मिलाता हूं, स्वार्थ को मिलाता हूं, तो जरा देखो इसमें विसर्ग संधि हो रही है। क्या हो रही है? विसर्ग संधि। कहता है यदि इ उ विसर्ग के बाद सा से शुरू होने वाला
शब्द आता है तो विसर्ग को सा दंत सा हो जाता है, तो बनेगा क्या? निस्वार्थ। क्या बनेगा मेरे लाल? निस्वार्थ बनेगा। अब तुम्हें संधि पता है तो शुद्ध वर्तनी तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हें संधि पता है तो 2 मिनट का तुम्हारा मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड का समय रहेगा, तुम्हें उत्तर मिलेगा। देखो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। गोला मार के निकल लोगे, तुरंत निकल लोगे। 2 सेकंड 4 सेकंड की बात होगी और तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पैराग्राफ को ढूंढ करके वर्तनी सही करोगे तो तुम्हारा बाबू मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, दग जाओगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है गांधीवाद में किसका स्थान नहीं है। अब तो ये तो हमको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, किसका स्थान नहीं है। तो हम देखेंगे यहां तो समन्वय की बात हो गई, यहां दूसरे वाद की बात हो गई, यहां बात हो गई बुद्धि के विकास की, आत्मा की शुद्धि की, अर्थों में तत्पर हो जाना। गांधीवाद में सांप्रदायिकता, ये मेरे लाल था, ये मेरे लाल ये था और ये था। तो सीधी सी बात, कहीं कभी कभी उत्तर हमको तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत मिल जाते हैं और तुरंत निकल लेते हैं हम। इसकी सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं था, तो सोचने विचारने नहीं है, दिया है ऑप्शन नंबर डी। गांधीवाद में किसका स्थान नहीं था? ईश्वर में निष्ठा, आत्मशुद्धि, ईश्वर निष्ठा में आत्मशुद्धि, ये तो बिल्कुल था। मन की निर्मलता, ये तो बिल्कुल था। जन सेवा, गांधीवाद का नियम, मूल नियम और परिणति ही थी क्या? लोगों की सेवा। लेकिन सांप्रदायिकता की भावना को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि अंत में कहा गया है इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आओ मेरे लाल, अंतिम इसका क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करो। देखो फिर आ गया, फिर संधि आ गई। ओ संधि कह रहे हैं, व्याकरण से क्वेश्चन आ गया। आध्यात्मिक में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। जरा देखो, व्याकरण से युक्त कई क्वेश्चन इस पे हम बना सकते हैं। एक देखो, एक अगर व्याकरण से युक्त आध्यात्मिक तो बन गया, राजनीतिक पे भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं। अगर मैं बात करें राजनीतिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संबंध विच्छेद में समास पूछा जा सकता है, ईश्वर निष्ठा में समास पूछा जा सकता है, निर्मल में उपसर्ग पूछा जा सकता है, और ये देखो निस्वार्थ में तो पूछा ही जा चुका। अगर जनसेवा की बात करें तो जनसेवा भी आपसे पूछा जा सकता है, सांप्रदायिक भी पूछा जा सकता है। यानी तमाम प्रकार के क्वेश्चन व्याकरणबद्ध पूछे जा। जैसे राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक मान लो, क्या लगा लो, इक। कोई भी क्वेश्चन आयोग आपसे बना सकता है। आध्यात्मिक पूछा है, अभी इस पे बात, निर्मल में कौन सा उपसर्ग है, बना लो मेरे भाई, निरुपसर्ग लगा लो। ठीक है, ईश्वर निष्ठा में कौन सा समास है, ईश्वर में निष्ठा, क्या आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। अगर जन सेवा, जन की सेवा, संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं, यहां आ जाएगा सांप्रदायिकता। जरा इसको बता दो, अगर यही क्वेश्चन आध्यात्मिक की जगह सांप्रदायिकता रख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि उसके प्रत्यय उपसर्ग को बताइए, तो आप क्या बताएंगे? जरा इसको देखो, सम यहां आएगा, ये अगर इसकी हम बात करें सांप्रदायिकता की, तो यहां लेके आते हैं सम, ये देखो सम आ गया, उपसर्ग है। अगर इसकी बात करें, प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। अगर इसकी बात करें हम इसकी, तो दाय इसमें मूल शब्द है, दाय इसमें मूल शब्द है। अगर हम बात करें, इक प्रत्यय है और इसमें ता भी प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। इतने शब्दों से सांप्रदायिक बना है। अब इसी को पूछ रहा है आध्यात्मिक में, बताओ आधनिक है कि आधनिक है कि अधिधन का है कि अधिधनिक है?
कौन है इसमें, तो जरा देख लेंगे क्या है इसमें। आदि, धन, आत्म, आत्म, इसकी बात कर लेते हैं, आत्म की। अगर बात करते हैं एक की, ये देखो इससे बना है, तो ये मूल शब्द है, ये उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया, तो प्रश्नानुसार हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगर ध्यान पूर्वक देखिए तो इस पैराग्राफ में दो ऐसे क्वेश्चन थे, दो क्या तीन ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मात्र पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपका 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको व्याकरण पता है, दो व्याकरण एक सांप्रदायिक, बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए सोचने के लिए था, बाकी आपका समय पैराग्राफ को पढ़ने और समझने में जो आप समय व्यतीत करेंगे वही समय आपका लगेगा, उत्तर देने में आपका समय नहीं लगेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगला आप पठित गद्यांश लेकर। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।